प्रस्तुत कर रही हूँ आप सभी के लिए एक नई कहानी। दमदमा कोठी का रहस्यमय किस्सा, भाग 1। मैं दमदमा कोठी को चली। जनता में जो खलबली मची थी दमदमा कोठी के मामले को लेकर, वो अब तक लगभग खत्म हो चुकी है। फिर भी इस किस्से के पूरी दुनिया में मशहूर हो जाने के बाद मुझे मेरी दोस्त पांडे और चौहान परिवार के सदस्यों ने विस्तार से इसके पीछे की पूरी कहानी के बारे में लिखने को कहा। हम चाहते हैं कि इसके छपने के बाद जो सनसनीखेज अफवाहें हवा में उड़ रही हैं, कुछ हद तक थम जाएंगी। मैं पहले आप सबको उन परिस्थितियों के बारे में बताती हूँ जिनकी वजह से मैं इस पूरी कहानी से जुड़ी। जंग में काफी समय तक भाग लेने के बाद जब मुझे छुट्टी पर वापस भेज दिया गया था, मैं एक उदास से अस्पताल में भर्ती हुई थी, 1 महीने के आराम के लिए। मेरे कोई नजदीकी घर वाले या दोस्त तो थे नहीं, सो मैं सोच रही थी कि मैं आगे क्या करूंगी। इतने में मेरी मुलाकात अचानक जगन चौहान से हो गई। पिछले कई सालों में हम बहुत कम मिल पाए थे। सच कहूं तो मैंने कभी जगन को बहुत अच्छे से जाना ही नहीं था। वो मुझसे करीब 15 साल बड़े थे, लेकिन उन्हें देखकर ये लगता नहीं था कि वो 45 बरस के हैं। मैं जब छोटी थी तो मैं इरावस में उनकी माँ के यहाँ कई बार मेहमान की तरह रहा करती थी। हमने काफी पुरानी यादें ताज़ा करी और आखिर में जगन ने मुझे दमदमा कोठी आकर वहां अपनी छुट्टी बिताने का न्योता दे दिया। जगन मुझसे बोले, माँ तुम्हें इतने साल बाद देखकर बहुत खुश होगी। मैंने कहा, माँ जी ठीक है। जगन बोले, ओ हाँ, शायद तुम्हें पता होगा कि उन्होंने फिर से शादी कर ली है। मेरे चेहरे पर आश्चर्य शायद जगन को साफ दिख गया होगा। श्रीमती चौहान ने जगन के पिता से तब शादी करी थी जब वो एक विधुर और 2 लड़कों के पिता थे। जैसा कि मुझे याद था, वो एक बहुत सुंदर महिला थी। अब तो उनकी उम्र 70 बरस से कम नहीं होगी। वो हमेशा एक अलग ही ऊर्जा से भरी दिखती थी। हर साल गरीबों के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए वो दमदमा में मेले और बाजार लगवाती थीं। वो एक दयालु महिला थी और उनके पास अपनी भी बहुत धन संपत्ति थी। उनका छुट्टियों वाला घर दमदमा कोठी चौहान साहब ने अपनी शादी के बाद जल्दी ही खरीद लिया था। वो अपनी पत्नी से इतना प्यार करते थे और इतना उनकी छत्र छाया में रहा करते थे कि उन्होंने दमदमा को तो अपनी पत्नी के नाम किया ही, और तो और उन्होंने अपनी सारी जायदाद भी उन्हीं के नाम कर दी। ये सरासर नाइंसाफी थी उनके 2 बेटों के प्रति, जिनके लिए उन्होंने अपने गुजर जाने के बाद कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन उनकी पत्नी श्रीमती चौहान यानी जगन और ललित की सौतेली माँ ने उनके लिए हमेशा एक आरामदायी आमदनी चालू रखी। वो दोनों अपने पिता की दूसरी शादी के वक्त इतने छोटे थे कि वो श्रीमती चौहान को ही अपनी असली माँ मानते थे। ललित बचपन से ही एक नाजुक मिजाज के बच्चे थे। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई तो पूरी कर ली थी, लेकिन उनका मन इसमें कभी था ही नहीं। वो घर पे रहकर एक पहुंचे हुए शायर बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें कभी इस काम में ज्यादा सफलता नहीं मिली। जगन ने कुछ समय तक वकालत करी, लेकिन फिर उन्होंने इस काम को छोड़ दमदमा के साथ जुड़े बड़े खेतों की जमींदारी करने का फैसला ले लिया। 2 साल पहले शादी करके वो अपनी पत्नी को अपने साथ दमदमा ले आए, लेकिन मुझे लगता है कि वो चाहते थे कि उनकी माँ उनकी आमदनी बढ़ा दें ताकि वो अपना अलग घर बना सके। वैसे तो वो ठीक ही सोच रहे थे, लेकिन श्रीमती चौहान हमेशा अपने इरादों में अटल थीं और चाहती थीं कि बाकी सब अपने आप को उनकी मर्जी के मुताबिक ढाल लें। और यहाँ तो उनके पास सबसे जरूरी चीज थी, चौहान खानदान के पैसे पर अधिकार। जगन ने मेरे चेहरे का आश्चर्य ठीक पकड़ लिया और वो उदासी से मुस्कुरा दिए। जगन बोले, वो बहुत ही वाहियात इंसान है अंतरा।
तुमसे तो कह ही सकता हूं, उसने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। आयशा याद है तुम्हें? मैंने कहा नहीं। जगन बोले, वो शायद तुम्हारे जाने के बाद आई थी। वो माँ की साथी हैं, हर काम दोनों साथ करते हैं। वो माँ की बहुत मदद करती हैं और उन्हें सलाह भी देती हैं हर मामले में। वो हमेशा किसी भी चीज़ को आड़े हाथों लेने के लिए तैयार रहती हैं। बहुत ही अच्छी हैं वो। मैंने कहा, तुम शायद कुछ और कहने वाले थे? जगन बोले, ये आदमी पता नहीं कहाँ से हमारे पास आ टपका। बोला कि वह आयशा का कोई दूर का रिश्तेदार है। आयशा ने तो शुरू से ही बिल्कुल उन्हें कुछ भाव नहीं दिया। कोई भी देख सकता है कि वो हम में से एक नहीं है। बड़ी सी दाढ़ी है और हर मौसम में लेदर के जूते पहने बैठा रहता है। पर माँ ने तो शुरू से ही उसे अपने साथ रख लिया, अपने सेक्रेटरी की तरह। तुम्हें तो पता ही है कि वो कितनी सारी संस्थानें चलाती हैं। मैंने हाँ में सर हिला दिया। जगन आगे बोले, खैर, जंग की वजह से उनकी संस्थानें 100 से 1000 हो गई हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस आदमी ने काम में माँ की बहुत मदद करी। लेकिन हम सब के सब दंग रह गए जब 3 महीने पहले सहसा माँ ने कहा कि आदर्श से उन्होंने सगाई कर ली है। आदर्श उनसे कम से कम 20 साल छोटे हैं। बिल्कुल साफ है कि वो केवल पैसे के लिए माँ से शादी करना चाहते हैं। पर कोई क्या कर सकता है? वो खुद अपनी मालकिन है और उन्होंने उससे शादी कर ली। मैंने कहा, ये तो सभी के लिए मुश्किल वक्त होगा। जगन बोले, मुश्किल? ये मनहूस वक्त है अंतरा। तो कुछ इस तरह 3 दिन बाद मैं ट्रेन से उतरी दमदमा काट के छोटे से अजीब स्टेशन पर, जिसके होने की वैसे तो कोई वजह नहीं है। इसके चारों तरफ बस खेत खलियान हैं। स्टेशन पर जगन मेरा इंतजार कर रहे थे। वो मुझे अपनी गाड़ी की ओर ले चले। जगन बोले, पेट्रोल की एक आध बूंद बची है हमारे पास, माँ की संस्थानों के काम की वजह से। दमदमा काठ स्टेशन से 2 मील दूर बसा गांव था और दमदमा कोठी स्टेशन की दूसरी तरफ करीब 1 मील दूर थी। ये जुलाई का एक स्थिर और गर्म दिन था। नजर भर उस दोपहर में इरावस की सपाट, हरी और शांत जमीन को देखकर कहाँ कोई सोच सकता था कि पास ही में जंग पूरे उफान पर बिना किसी आराम के इस समय भी लड़ी जा रही है। मुझे ऐसा लगा कि मैं एकदम से एक दूसरी दुनिया में पहुंच गई। ये था भाग 1 और मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ इस कहानी के साथ जुड़े रहें। अगला भाग मैं जल्द ही लेके आऊंगी आप सभी के लिए। इतने में मेरी इस कहानी को, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं और सब्सक्राइब करने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे जब इस कहानी के नए भाग रिलीज होंगे इस चैनल पर। सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।